हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी लाहौर के रहने वाले मकसूद जी की है, जो पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड है। तो चलिए इस कहानी को उन्हीं के नज़रिए से सुनते हैं। मेरा नाम मकसूद है, मैं लाहौर का रहने वाला हूं और पेशे से मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूं। मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए आज लगभग 10 साल हो चुके हैं। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये उस वक्त की है जब मैं नया सिक्योरिटी गार्ड बना था और मुझे नौकरी करते हुए उस वक्त लगभग 7-8 महीनों का ही समय हुआ था। दरअसल मैं जहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब कंपनी की निजता के चलते मैं आपको उसका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन वो जो कंपनी थी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम गार्ड लोगों को अलग अलग लोकेशन पर ड्यूटी करने के लिए भेजती रहती थी। और उन दिनों मैं एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। अब मैं नया सिक्योरिटी गार्ड बना था और उस लोकेशन पर भी मुझे पहली बार भेजा गया था। इसी वजह से मुझे उस एरिया के बारे में और उस सोसाइटी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। इसीलिए मैं चुपचाप अपनी ड्यूटी करने में ही अपना ध्यान रखता था। उस सोसाइटी में लगभग 40-50 फ्लैट्स थे जिनमें 200 के लगभग लोग रहते थे। लेकिन उस सोसाइटी में 3-4 फ्लैट्स ऐसे थे जो कि काफ़ी लंबे समय से बंद पड़े थे। लेकिन वो क्यों बंद पड़े थे इसकी ना ही तो मुझे कोई जानकारी थी और ना ही मैंने कभी किसी से जानने की कोशिश की। अब शुरुआत के दिनों में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उस सोसाइटी में मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी थी जो कि मुझे नॉर्मल नहीं लग रही थी। दरअसल शुरू से ही मेरी ड्यूटी महीने में 4 शिफ्टों में होती है। महीने के 2 हफ्ते मुझे दिन की ड्यूटी करनी पड़ती है और बाकी के 2 हफ्तों में रात की। अब जिस हफ्ते में दिन की ड्यूटी होती थी तो उस हफ्ते में तो मेरे साथ कुछ भी नहीं होता था, लेकिन जिस हफ्ते में मेरी रात की ड्यूटी होती थी उस हफ्ते में मेरे साथ बहुत सी ऐसी अजीब सी चीज़ें होती थी जिनके होने के बाद मुझे डर का इतना ज़्यादा आभास होता था कि कभी कभी तो मेरा मन करता था कि मैं ड्यूटी छोड़कर ही भाग जाऊं। लेकिन मुझे डर सिर्फ इसी बात का रहता था कि अगर मैं बीच में ही ड्यूटी छोड़कर भाग गया तो कहीं कंपनी वाले मुझे नौकरी से ना निकाल दे और मेरे घर में सिर्फ मैं ही अकेला कमाने वाला हूँ। इस वजह से मुझे मेरी नौकरी छूटने का भी बहुत ज़्यादा डर लगता था और सिर्फ इसी वजह से ही मैं ना चाहते हुए भी उस वक्त उस सोसाइटी में नाइट ड्यूटी करता था। दरअसल मुझे रात के समय ड्यूटी करते वक्त उस सोसाइटी में किसी औरत की जैसी बहुत ही मधुर आवाज़ में गाने गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती थी, जो कि एक समय के बाद बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती थी। शुरू में तो मैंने सोचा कि शायद किसी को गाने गुनगुनाने का शौक़ होगा या फिर कोई गाना गाने की प्रैक्टिस करता होगा। लेकिन मेरा दिमाग तब ठनका जब मैंने एक चीज़ नोटिस की। मैंने नोटिस किया कि वो आवाज़ कभी भी दिन के समय नहीं आती थी और रात के समय भी वो आवाज़ 10-11 बजे तक नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे से ऊपर का टाइम होता था तो वो आवाज़ आना शुरू हो जाती थी। अब तो मुझे जैसे इसकी आदत सी हो गई थी, लेकिन इसके साथ ही धीरे धीरे वहाँ पर और भी कुछ होने लगा था। अब उस आवाज़ के साथ में ही उस खाली पड़े एक फ्लैट में किसी के घुंघरू की आवाज़ भी आना शुरू हो गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई घुंघरू बात कर नाच रहा हो। तभी मैंने 1-2 बार उस सोसाइटी के लोगों से पूछा भी कि रात के समय ये गाने गुनगुनाने और ये घुंघरू की आवाज़ किसकी आती है। तो उन सोसाइटी के लोगों ने मुझे कहा कि हमें तो कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है और ना ही उस फ्लैट में कोई रहता है जिस फ्लैट से तुम्हें आवाज़ें सुनाई देती है। अभी ये चल ही रहा था कि तभी एक दिन अचानक रात को जब मैं ड्यूटी कर रहा था तो मेरे साथ वो घटना होती है जिसके होने के बाद मैंने उस सोसाइटी में फिर कभी भी दोबारा ड्यूटी नहीं की। दरअसल मेरी नाइट शिफ्ट हमेशा रात के 8 बजे शुरू होती थी और सुबह के 8 बजे ख़त्म होती थी। तो उस दिन मैं मेरे तय समय पर रात को 8 बजे उस सोसाइटी में पहुंच जाता हूं। उस दिन उस सोसाइटी में इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। जब मैंने इसका कारण जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि उस रात सोसाइटी के लगभग सभी लोग बगल वाली सोसाइटी में ही पार्टी का प्रोग्राम था वहाँ पर गए हुए हैं
और लगभग सभी लोग सुबह तक ही वापस आएंगे, जिसके बाद मैं अपनी ड्यूटी करने लगा। अब धीरे धीरे समय के साथ घड़ी की सुई रात के 12 बजे की तरफ बढ़ रही थी, और जैसे जैसे घड़ी की सुई 12 बजे की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे ही मेरे डर का स्तर भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आज सोसाइटी के लगभग सभी लोग भी सोसाइटी में नहीं थे और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अब जैसे ही मेन सुई का कांटा 12 बजे के ऊपर गया तो अचानक से फिर वही आवाज़ आने लगी। आज उस आवाज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ी थी और आज वो समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा भारी भी होती जा रही थी। अब मैंने मेरी निगाहें एक तक उस फ्लाइट की तरफ टिका रखी थी जिस फ्लाइट से ये आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन तभी मैंने अचानक से देखा कि उस फ्लाइट के बाहर की तरफ जो बल्ब था वो बार बार छप छप कर रहा था, जिसे देखने के बाद मैंने सोचा कि आज ये बल्ब बार बार ऐसे क्यों कर रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि शायद कोई फॉल्ट होगा और तभी मैं सोसाइटी के गेट पर खड़ा था, लेकिन अचानक मुझे महसूस होता है कि जैसे गेट के बाहर कोई बार बार चक्कर काट रहा है। तभी मैं उसको देखने के लिए जैसे ही गेट के बाहर जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि कोई सोसाइटी की दीवार के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, जिस वजह से मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने थोड़ा उसके पास जाकर देखने की सोची और मैं धीरे धीरे उस तरफ जाने लगा। अब मैं उस तरफ जाते हुए बार बार आवाज़ लगा रहा था कि कौन है वहाँ, लेकिन वो जो शख्स दीवार पर बैठा हुआ था वो मुझे इसके जवाब में कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब जब मैं उसके बहुत करीब जाकर खड़ा हो गया और उससे कहने लगा कि अरे भाई कौन हो तुम और सोसाइटी की दीवार पर क्यों बैठे हुए हो, अभी मैंने उससे सिर्फ इतना कहा ही था कि तभी वो जो शख्स दीवार पर बाहर की तरफ पैर लटका कर बैठा हुआ था वो अचानक धड़ाम से उस दीवार से नीचे सड़क पर कूद जाता है। और जैसे ही वो सड़क पर कूद कर मेरे सामने खड़ा होता है तो उसका हुलिया देखकर मेरी आंखें तो फटी की पटी ही रह जाती है, क्योंकि एक तो उसकी शक्ल देखकर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई आदमी है या औरत, और इसके साथ ही उसने बहुत ही ज़्यादा फटे पुराने से कपड़े पहन रखे थे और उनके ऊपर भी एक कंबल ओढ़ रखी थी और उसके सर के बाल भी औरतों की तरह लंबे लंबे थे। लेकिन मेरा डर तो तब ज़्यादा बढ़ता है जब वो उसी आवाज़ में गाना गाना शुरू करता है, जो आवाज़ मुझे पिछले काफ़ी दिनों से उस फ्लैट के अंदर से सुनाई दे रही थी। लेकिन गाना गाते वक्त जब मैंने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा और जब मेरी नज़र उसके होठों की तरफ गई तो मैंने देखा कि जैसे किसी इंसान की एरिया फटी हुई रहती है और उनमें जो दरारें रहती हैं ठीक उसी प्रकार की दरारें उस इंसान के होठों में पड़ी हुई थी और उसके उन फटे हुए होठों की दरारों से खून निकल रहा था। वो खून टपक टपक कर उसके पूरे शरीर पर गिर रहा था, जिस वजह से उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बहुत ज़्यादा खून में सने हुए थे। अब यह नज़ारा देखकर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जो नज़ारा मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूँ वो क्या है। तभी अचानक मैंने देखा कि गाना गाते गाते उसके जो सर की मुंडी थी वो अपने आप ही गोल गोल घूमने लगी थी, जिसको देखने के बाद तो मेरी डर के मारे बिल्कुल फट चुकी थी। और उसके बाद मुझे ये तो समझ आ गया था कि ये जो कोई भी मेरे सामने खड़ा है ये कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, ये इंसान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भला कोई इंसान अपनी गर्दन को ऐसे गोल गोल कैसे घुमा सकता है। मुझे समझ आ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और आज मैंने इसको झेलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी ये मेरा ये सब सोचना और बाकी सब कुछ होना बस कुछ ही सेकंड्स में हो रहा था। वो सब इतना फास्ट हो रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते। अब अचानक गाना गाते गाते वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर तो मैं समझ गया था कि अब ये जो कोई भी है ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो मेरे चेहरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, इतना करीब कि उसके मुंह की उस बदबूदार सड़न की वजह से मुझे सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अब आप कल्पना कीजिए कि उस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। उस सोसाइटी के बाहर मैं अकेला उस अजीब सी चीज़ के इतने करीब खड़ा था, वो भी उस घने अंधेरे में, क्योंकि सड़क पर बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। अब मैं वहाँ से भागना तो चाहता था, लेकिन मैं चाह कर भी वहाँ से भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरा पूरा शरीर बिल्कुल जाम हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे लकवा मार गया हो। तभी अचानक वो जो प्रेत आत्मा या फिर दायन जो कुछ भी थी वो मेरे और भी करीब आ जाती है। वो मेरे इतना ज़्यादा करीब आ जाती है कि वो नीचे मेरे दोनों पैरों पर अपने पैर रख देती है
जिसकी वजह से मेरे दोनों पैर उसके पैरों के नीचे दब जाते हैं ताकि मैं चाहकर भी भाग ना पाऊं। अब उसके पैरों का वज़न मुझे इतना ज़्यादा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने मेरे पैरों के ऊपर पहाड़ उठाकर रख दिया हो, और ऊपर चेहरे की तरफ वो मेरे इतना ज़्यादा करीब थी कि उसकी वो लंबी सी नाक मेरी नाक को छू रही थी। अब ये देखकर तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आज मेरे साथ क्या करने वाली है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लोग इतना करीब कब आते हैं और इतना करीब क्यों आते हैं और इतना करीब आकर क्या करते हैं। लेकिन उस वक्त वो मेरे लिए वो मंजर इतना ज़्यादा डरावना था कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस वाक्य को शब्दों में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत करने की, ताकि आप लोग भी थोड़ी बहुत ये कल्पना कर सको कि उस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि इतने भयानक और डरावने मंजर को इतने करीब से देखने के बाद भी उस वक्त मुझे हार्ट अटैक क्यों नहीं आया। अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक उसने मेरे दोनों कानों के ऊपर अपने हाथ रखे और उन्हें इतनी ज़ोर से नोचा कि मेरे मुंह से ज़ोर की चीख निकल गई। क्योंकि जब उसने मेरे कानों की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया था, तभी मैंने देख लिया था कि उसके हाथों के नाखून उसकी उंगलियों के जितने बड़े बड़े थे। अब जैसे ही दर्द के मारे मैं चिल्लाया, तो मैंने अभी ठीक तरीके से चिल्लाया भी नहीं था कि मेरे से पहले ही उसने एक इतनी बेसुरी आवाज़ में मेरे इतने करीब से इतनी ज़ोर से चीखा कि उसके चीखते ही मैं वहीं पर बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं उसी सोसाइटी की दीवार पर पेट के बल लटका हुआ था, आधा दीवार के इधर और आधा दीवार के उधर। जब मुझे होश आया तो मैं दीवार के ऊपर बैठ गया, और जैसे ही मैंने अपनी नज़रें मेरे पीछे दीवार के बाहर की तरफ घुमाई तो मेरे पीछे वही चुड़ैल खड़ी थी। जिसके बाद मैंने सोचा कि आखिर इसने मुझे ज़िंदा कैसे छोड़ दिया। मैंने सोचा कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, इसीलिए एक बार मैंने खुद को छोटी काटी तो मुझे पता चला कि मैं तो सच में ज़िंदा हूँ। तभी मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस दीवार पर से सोसाइटी के अंदर छलांग लगा दी, और जैसे ही मैं सोसाइटी के अंदर नीचे ज़मीन पर कूदा तो नीचे कूदते ही मैं फ़ौरन सोसाइटी के गेट की तरफ दौड़ा। मैंने सोचा कि कहीं वो चुड़ैल सोसाइटी के अंदर ना आ जाए, इसलिए मैंने भागकर सोसाइटी का मेन गेट बंद कर दिया। पर शायद मेरे जितना बुद्धू भी उस टाइम कोई नहीं होगा, क्योंकि भूत वगैरह भी कभी किसी गेट को बंद करने से रुकते हैं क्या। अब मैं गेट को बंद करके सोसाइटी के अंदर से बाहर की तरफ ताक रहा था। उस वक्त मेरी सांसें फूली हुई थी और मैं बुरी तरीके से हाँफ रहा था और मेरे चेहरे पर पसीने की धाराएं चल रही थी। अभी गेट से बाहर की तरफ ताक ही रहा था, तभी अचानक वो चुड़ैल वहां पर आ जाती है और गेट के बाहर खड़ी खड़ी ही मेरी तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तभी मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो शायद ये मुझ पर फिर से हमला कर देगी, इसीलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए उस सोसाइटी के मेन गेट से अंदर की तरफ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए भागने लगा। अब मैं सोसाइटी के ग्राउंड में खड़ा होकर चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ, लेकिन पता नहीं क्यों शायद मेरी आवाज़ किसी के भी कानों तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि मेरे इतने ज़ोर से चिल्लाने के बाद भी सोसाइटी में जो थोड़े बहुत लोग थे वो भी अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे थे। अभी ये सब हो रहा था कि तभी अचानक फिर से उस खाली और बंद पड़े फ्लैट के बाहर लटका वो बल्ब बार बार झपझप करने लगा था, और उसके साथ ही उस फ्लैट से फिर से वो आवाज़ आने लगी थी। थोड़ी देर बाद उस फ्लैट के उस एक बल्ब के साथ साथ पूरी सोसाइटी की ही लाइट झपझप करने लगी थी, और ऐसे करते करते ही थोड़ी ही देर बाद पूरी सोसाइटी की लाइट चली जाती है। लाइट जाते ही पूरी सोसाइटी में चारों तरफ बिल्कुल घना अंधेरा छा जाता है। आज ऐसा पहली बार हुआ था कि रात के समय सोसाइटी की लाइट गई थी, वरना आज से पहले रात को कभी भी सोसाइटी की लाइट नहीं जाती थी। लाइट के जाते ही मैंने मुड़कर सोसाइटी के मेन गेट की तरफ देखा। जैसे ही मैंने गेट की तरफ देखा तो उस तरफ देखते ही मेरे शरीर से पसीना दुगनी रफ्तार से निकलने लगा था, क्योंकि अब वो चुड़ैल गेट के अंदर की तरफ खड़ी थी, जबकि गेट तो बंद ही था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि उस वक्त मेरे जितना बुद्धू कोई भी नहीं था जो कि गेट को बंद करके ये सोच रहा था कि अब भूत अंदर नहीं आएगा। अब मैं बिल्कुल एक ही जगह पर जड़ होकर उस चुड़ैल की तरफ देख रहा था। अंधेरे में उसकी लाल आंखें किसी बल्ब की तरफ चमक रही थी, जो उसे और भी ज़्यादा डरावना बना रही थी। लेकिन तभी अचानक उस घने अंधेरे में मुझे उस फ्लैट से उस आवाज़ के साथ साथ
घुंघरू की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है और अब वो आवाज़ फ्लैट से धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रही थी। अब मैं मेरी गर्दन को ऊपर करके उस फ्लैट की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि वो फ्लैट उस सोसाइटी में तीसरी मंजिल पर था। अब उन घुंघरू की आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अब उस फ्लैट से निकलकर सीढ़ियों से होते हुए धीरे धीरे नीचे आ रहा हो। अब मैंने सोचा कि एक तो वैसे ही पहले से पीछे खड़ी है और अब शायद दूसरी भी आने वाली है। तभी वो घुंघरू की आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ आने लगी थी और अब वो काफ़ी नीचे से आ रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियों से एक औरत उल्टी होकर ऐसे चलकर आ रही है जैसे कोई मकड़ी चलकर आती है। उसको देखकर तो मैंने सोच लिया था कि आज मैं जिंदा नहीं बचने वाला, क्योंकि वो मकड़ी की तरह चलते हुए मेरे तरफ ही आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथों और पैरों पर घुंघरू बांध रखे थे और उन्हीं घुंघरू की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। अब वो औरत अचानक से मेरे सामने आकर सीधी खड़ी हो जाती है और मुझसे कहने लगती है कि मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें मेरी सुरीली आवाज़ सुनाकर ऊपर बुलाने की कोशिश कर रही थी, पर तुम नहीं आए। लेकिन आज हमें मौका मिल गया, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे पास चलकर आ गई। तभी मैंने थोड़ी बहुत हिम्मत करके कहा कि तुम चाहती क्या हो मुझसे? तो उसने एक बहुत ही भारी और बदली बदली आवाज़ में मुझसे कहा कि बदला। तुम लोगों ने हमारे साथ जो किया था, हम उसका बदला तुमसे लेकर रहेंगी। इतने दिनों से हम इसी मौके की तलाश में थी कि कब हमें मौका मिले और हम तुमसे हमारा बदला लें। लेकिन आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला है हमारा बदला लेने का। अब तुम तैयार हो जाओ। उसके इतना कहते ही मैं समझ गया कि ये बस अब मुझे मार डालेंगी। तभी मैं वहाँ से भागना चाह रहा था, पर जैसे ही मैं भागने के लिए वहाँ से पलटा तो मेरे पलटते ही मैंने देखा कि वो जो दूसरी चुड़ैल मेरे पीछे उस गेट के पास में खड़ी थी, अब वो वहाँ नहीं बल्कि मेरे पीछे ही मेरे बहुत ज़्यादा करीब खड़ी थी। क्योंकि जैसे ही मैं वहाँ से भागने के लिए पलटा तो अचानक से किसी चीज़ से टकराया और जब मैंने गौर से उस चीज़ की तरफ देखा तो वो वही चुड़ैल थी, जिसके बाद मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। और अब वो दोनों चुड़ैल मुझे मारने के लिए मेरी तरफ भर रही थी। अब वो मेरे बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी और अब वो मेरे ऊपर मुझे मारने के लिए वार करने ही वाली थी कि तभी अचानक पता नहीं कैसे पर उस सोसाइटी की लाइट आ जाती है और लाइट के आते ही वो दोनों अचानक से मेरे ऊपर से गायब हो जाती है। जिसके बाद मैंने सोसाइटी के गेट की तरफ देखा तो अब वो चुड़ैल सोसाइटी के गेट बाहर उस अंधेरी सड़क पर खड़ी थी और मेरी तरफ इशारा करके मुझे अपनी ओर बुला रही थी। लेकिन इसके तुरंत बाद ही उस फ्लैट के अंदर से किसी के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है, जैसे किसी का कुछ छूट गया हो, जैसे किसी के हाथों से उसकी कोई बहुत ही ज़रूरी चीज़ निकल गई हो। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ज़ोर से उस फ्लैट से आवाज़ आने के बाद भी सोसाइटी के लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे थे। तभी अचानक मुझे मेरे कानों में किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि उठो उठो, वहाँ से जल्दी उठो। तभी मेरी नज़र उस सोसाइटी की पावर सप्लाई का जो रूम था उसकी तरफ जाती है। तभी मुझे वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है और इतना कहकर वो दौड़कर मेरे पास आता है और मुझे वहाँ से उठाकर अपने साथ अपने घर पर ले जाता है। उस वक्त मेरी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी और मैं बहुत ज़्यादा हाफ रहा था, इसीलिए उस बुज़ुर्ग आदमी ने मुझे पहले तो पानी पिलाया और फिर आराम से बैठाया। तभी मैंने उस आदमी से पूछा कि इस सोसाइटी में ये सब क्या हो रहा है और इतनी आवाज़ होने के बावजूद भी इस सोसाइटी के लोग अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकलते। तभी उस बुज़ुर्ग आदमी ने मुझे जो कहानी बताई उसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उसने मुझे बताया कि आज से कुछ साल पहले तक तो इस सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं होता था, यहाँ सब कुछ ठीक था। लेकिन कुछ साल पहले ही इस सोसाइटी में दो बहनें आई थी जिन्होंने उसी फ्लैट को किराए पर लिया था जिसमें से आज तुम्हें ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो दोनों गांव से इस शहर में सरकारी नौकरी की तैयारी करने आई थी। एक बार उनमें से एक बहन तो कोचिंग गई हुई थी और एक बहन यहीं पर थी। तभी एक दिन रात को उसकी जो बहन बाहर गई हुई थी उसे आने में थोड़ी देर हो जाती है और वो काफ़ी देर रात तक लौटती है। उसकी बहन को बाहर गया हुआ देखकर उस वक्त इस सोसाइटी में जो गार्ड नौकरी करता था उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो उस लड़की के पास उस फ्लैट में जाता है और वो ज़बरदस्ती उसके साथ गलत काम करता है और उसके बाद वो तो नीचे आ जाता है। लेकिन वो जो लड़की है उसे पता नहीं क्या सूझा कि उसने इस बारे में सोसाइटी में किसी को भी नहीं बताया और अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली और उस दिन उसकी मौत हो गई।
उसे इस तरह जलता हुआ देखकर सोसाइटी के लोग भागकर वहां आते हैं और उन लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर बचा नहीं पाए। तभी देर रात उसकी बहन सोसाइटी में आती है, लेकिन तब तक सोसाइटी वालों ने पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लिया था। और जब उसने अपनी बहन को इस तरह से जलकर मरा हुआ देखा तो उसने सभी से पूछा कि आखिर उसकी बहन को क्या हुआ था, लेकिन किसी ने भी उसको कुछ नहीं बताया, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। फिर जब उसकी मरी हुई बहन को एम्बुलेंस में डालकर उसका पोस्टमार्टम करने के लिए इस सोसाइटी से बाहर लेकर जाया जा रहा था तो वह उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं और सोसाइटी के बाहर सड़क पर भी वह लगातार उस एम्बुलेंस के पीछे दौड़ रही थी। पुलिस वालों ने और सोसाइटी वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और वह उस एम्बुलेंस के पीछे दौड़ने लगती है। लेकिन तभी जब वह एम्बुलेंस के पीछे दौड़ रही थी तो किसी ट्रक ने उसको टक्कर मार दी और इसी सोसाइटी के बाहर की सड़क पर ही उसकी भी टक्कर लगने की वजह से मौत हो जाती है। उसी दिन से उन दोनों बहनों की आत्माएं इस सोसाइटी के बाहर और अंदर भटकती हैं। जिस बहन ने फ्लैट के अंदर खुद को आग लगाकर आत्महत्या की थी, उसकी तो वह आत्मा उस फ्लैट के अंदर है, और जो चुड़ैल तुम्हें बाहर दिखाई दे रही थी वो उस बहन की आत्मा है जिसको उस ट्रक ने टक्कर मार दी थी। लेकिन उसी दिन के बाद से ही इस सोसाइटी में अजीब अजीब तरह की घटनाएं होना शुरू हो गई थी, और तभी से सभी सोसाइटी वालों ने यह मान रखा है कि यह उन्हीं दोनों बहनों की आत्मा है जो रात के समय सोसाइटी में अजीब अजीब तरह की आवाज़ निकालती है। और जो इस फ्लैट में से गाने गाने की आवाज़ आती है वह इसलिए आती है क्योंकि जिस बहन ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या की थी उसे संगीत का बहुत शौक था और वह अक्सर संगीत के गानों की प्रैक्टिस किया करती थी। उस दिन के बाद से ही उन दोनों बहनों की आत्माएं इस सोसाइटी में जो भी गार्ड नौकरी करने के लिए आता है तो उससे अपनी मौत का बदला लेने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस सिक्योरिटी गार्ड की वजह से ही उनकी ज़िंदगी खराब हुई है। लेकिन जिस सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी बहन के साथ वो सब किया था उसको तो पुलिस उठा कर ले गई थी। उसके बाद सोसाइटी वालों ने कई सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर लगाया, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी गार्ड 1 महीने से ज़्यादा यहाँ पर नौकरी नहीं कर पाया। और आज के दिन उन दोनों बहनों को मौका इसलिए मिला क्योंकि आज अमावस्या है और इसी के साथ ही सोसाइटी के सभी लोग भी सोसाइटी से बाहर दूसरी सोसाइटी में प्रोग्राम देखने के लिए गए हुए हैं, और वह लोग शाम होने से पहले ही चले गए थे और वह दूसरे दिन सुबह होने के बाद ही वापस आएंगे। इसी वजह से उन दोनों बहनों ने तुम्हें अपना शिकार बनाने के लिए आज का दिन चुना है। उस बुजुर्ग आदमी से वह कहानी सुनने के बाद मेरी तो जैसे शरीर से रूह ही निकल गई थी। अगर वह बुजुर्ग आदमी उस दिन आकर मुझे नहीं बचाता तो आज यह कहानी सुनाने के लिए मैं जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।